और वो 5 अपराधी बहुत आसानी से घुस जाते हैं सीसीटीवी कैमरे में। जिस जंगल राज की आप बात करते थे, अब वो जंगल राज फिर से वापस दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा दौरा दौरा के मार दे रहे, ज्यादातर व्यवसायियों की हत्या हो रही है। तो नहीं हो सकता है मैं आईपीएस की नौकरी और अपना सपना छोड़ के आया हूँ, तो आई हैव टू बी एक्टिव एंड डू समथिंग अबाउट इट। हमको यूज करना भी चाहें किसी को और फंसाने। और आपको बिहार का कमान संभालने दिया होता इस वक्त, तो आप क्या करते? कुछ नहीं करता। अपराधियों मुझे कुछ ना कुछ राजनीतिक प्रोटेक्शन मिल रहा है। कौन है वो पॉलिटिशियन, कौन है वो मजबूत आदमी नेता को बोलेगी कि भाई तुम्हारे रहते ही इतना क्राइम कर क्या, तुम क्यों? मैं करके आया हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ वर्दी नहीं पहने, फिर आप लुंगी पहन के भी चलिए तो एक ही बात है उसका। बीजेपी की तरफ से आपको आपके लिए कोई ऑफर वगैरह है? कोई ऑफर नहीं। मैं मुझे भाजपा चाहे कार्यकर्ता बनाए, चाहे मुझे वो नेता बनाए, चाहे प्रत्याशी बनाए, मैं देखिए मेरे पास ऑफर्स की कमी नहीं है। कहीं गठबंधन ने आपको ऑफर दिया तो क्या आप उस ऑफर को? देखिए लोग जबरदस्ती मेरे सर पे पीछे पड़ो, मत टिकट ले लो, चुनाव लड़ो। क्या लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पे चिराग पासवान को देखना चाहिए? उस परिवार ने मतलब अपने दम पे संपन्नता को प्रधानता नहीं दी। वो आपकी नौकरी की बात कर सकते हैं, वो आपकी नौकरी करवा नहीं सकते। ठीक, तो जब पता चल जाता है तो नेताजी जाके बैठ जाते हैं और फिर पब्लिक को लगता है ये नेताजी यहाँ बैठे थे इसीलिए रोड बना है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली जो पॉलिटिक्स है ना, इस पे मत करिए। प्रशांत किशोर लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने की चाहत लोगों में वो डर तो है ना कि आप दारू पी के अगर निकल गए, दिख गए तो भैया अच्छे सुटा जाओगे। मेरा मानना है कि दारू रेगुलेटेड होना चाहिए कि एक जब आपका जब वैचारिक स्पष्टता रहता है आप में, है ना, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मुझे बहुत लोग मिले, भैया यहाँ से टिकट मिल रहा है, वहाँ से लड़ जाइए, वहाँ से पहले सदन पहुँचिए। अरे जल्दी में नहीं हूँ मैं सदन पहुँचने के लिए। और तब भी मैं तो चुनाव आत्मसम्मान के लिए लड़ा था, मैं किसी से विरोध में नहीं लड़ा। हाँ, मेरी ये दुर्भाग्य है कि जो भी लोगों ने डिसीजन 2-4 लोगों ने मिलकर लिया होगा उस टाइम में, तो अगर मुझे संगठन में मान लीजिए शामिल कर लिया होता, पार्टी में रखा होता। दिल्ली इच्छा थी नहीं, वो दिल्ली इच्छा क्यों नहीं रहेगी आप बताइए। मैं तो बात करके, जब मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया था, तो जब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री से बात नहीं ना करूँगा। बिल्कुल। तो मैं नेचुरल चॉइस था मेरे लिए, तो मैं उसके लिए आया। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे राजनीतिक तौर पर जब पूरा देश राजनीतिक माहौल में है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता है मैं आईपीएस की नौकरी और अपना सपना छोड़ के आया हूँ, तो आई हैव टू बी एक्टिव एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो इसलिए मुझे अपने आत्मसम्मान के लड़ना पड़ा। मेरे साथ काफ़ी लोग थे इसलिए लड़ा। वो किसी के विरुद्ध लड़ाई नहीं थी, वो मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अब आप हाँ ठीक है, अब आप सीधे लोकसभा के कैंडिडेट और फिर अब विधानसभा के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। देखिए क्या लगता है कि आसमान में बैठा हुआ सितारा वो जमीन पे कैसे आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कैंडिडेचर आप ऐसे नहीं तय करिए। पहली बात कि मैं टिकटार्थी नहीं हूँ, मैं बार बार बोला हूँ, मैं चुनाव लड़ने के फिराक में नहीं घूम रहा हूँ। मतलब जिस तरीके से आपको समाज को बदलना है, अपना तरीका कुछ भी हो। सेवा केंद्र से मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, है ना। कितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे केंद्र के साथ? अभी तो मेरे पर्सनली वॉलंटियर्स जो करीब 30 लोग हैं हमारे साथ। जो वॉलंटियर्स की बात करें, लोग तो हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। और हम कुछ नहीं तो जैसे पिछले महीना जो बीता, उसमें करीब हम लोगों ने, अभी बीता नहीं, अभी तो पूरा हुआ नहीं, 24 तारीख के करीब हम लोगों ने ऐसे 65 केसेस हैं जिसमें हमने लोगों की मदद की है। आपने मदद की? जी बिल्कुल। और छोटी बड़ी हर तरह के मैटर्स हैं। अच्छा। हर तरह की। हाँ, किसी का हो सकता है कि राशन कार्ड से लेके और किसी के बहुत बड़े, किसी को फंसाने की कोशिश थी उसमें। अच्छा। ऐसे छोटे बड़े अगर कोई किसी को फंसाए और वो आपके पास आ जाए, बिल्कुल तो हम मदद करें। बिल्कुल आप मदद करेंगे? मैंने एक अपना इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया था। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए कि जानबूझ के किसी को फिर केस में फंसा देना, झूठा केस कर देना। अगर कभी भी आप इस मुसीबत में पड़ते हैं तो आनंद मिश्रा जी से जरूर संपर्क करें, उनकी टीम से संपर्क करें। ये बहुत अच्छी पहल है। जी मैम, इसमें और एक मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमको यूज करना भी चाहें किसी को और फंसाने के लिए। अच्छा। हाँ, कि भैया ये वाला केस नहीं रजिस्टर करवा दीजिए, ये वाला ऐसा हो रहा है वो करा दीजिए। तो जब हमें पता चलता है कि अच्छा आप मतलब मेरे जो इन्फ्लुएंस को यूज करके आप किसी से, तो अब ये वो गलती उनको लगा कि नेता के पास जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये एक आईपीएस अफसर आया है। तो मैं उसका काउंटर प्रोसिक्यूशन भी कैसे होता है कि अगर आप गलती से किसी को फंसाएंगे तो आप कैसे जाएंगे, उसका भी व्यवस्था में रखा हुआ। आप मुझे मिसयूज़ नहीं कर सकते। आप मुझे यूज़ कर लीजिए, आप मुझे मिसयूज़ नहीं कर सकते कि आप मुझे सहारा बना के किसी गलत को प्रताड़ित करें, ये भी नहीं होने दिया जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा केंद्र है, लगातार मैं नंबर भी है आपके स्क्रीन पे बता दीजिएगा, है कि 9288012121 है ना, 92 880 12 121। एक और सवाल, जो बिहार में आए दिन अपराध का ग्राफ बहुत हद तक आगे जा रहा है,
कई हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े लोग घर में घुस के मार दे रहे हैं, दौरा दौरा के मार दे रहे हैं, ज़्यादातर व्यवसायियों की हत्या हो रही है। हाँ, और ये बात विपक्ष भी बहुत ज़ोर से उठा रहा है। और जिस जंगल राज की आप बात करते थे, अब वो जंगल राज फिर से वापस दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा आपने बहुत लोगों के अंदर जो मन में डर है, बिल्कुल। अगर ये शख्स यानी कि आप आईपीएस के पद पे होते और आपको बिहार का कमान संभालने दिया होता इस वक्त, तो आप क्या करते? कुछ नहीं करता, अपराधियों वही के करता लिए। जो लोग बाकी पुलिस कर रही है, क्योंकि आईपीएस नहीं डिसाइड करता मैडम। यही तो दुर्भाग्य है जो लोगों को लगता है कि पुलिस ठीक कर देगी। पुलिस एक टूल है ना। अगर मान लीजिए यहीं पे तो अपराधी के मन में वो नहीं, खौफ मैं ही बताता नहीं हूँ, रहेगा। वो क्योंकि उसमें राजनीतिक जो स्ट्रेंथ है, जी। जो है ना कि पॉलिटिकल विल है, वो स्ट्रांग होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, जो आज आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जंगल राज का आपने जो बात कहा, ये जंगल राज का नैरेटिव ही काउंटर करने के लिए मुझे तो बार बार यही लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई विपक्ष का शय होगा, जो अभी की सरकार है उसके विपरीत विपक्ष का कहीं ना कहीं शय मिल रहा है। ऐसा लगता है मुझे कि इनको ये जो क्या कहेंगे, क्रिमिनल्स हैं, इनको कहीं ना कहीं ये सहारा मिल रहा है कि अगर हम आ रहे हैं, अब गवर्नमेंट बदलेगी, हम तुमको सहारा दे देंगे, तुम अभी वो जंगल राज का जो नैरेटिव उसको तोड़ो, अब इसको गुंडा राज का नैरेटिव बनाएंगे। ये सब राजनीति भी हो सकता मतलब है। आपका कहना है कि विपक्ष का कुछ बिल्कुल, झोलझाल देखिए, है। ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये सिर्फ क्रिमिनल जो एक्ट नहीं है। हत्याएं हो रही है अक्सर इस- आप देखिए, इसके एक दिन में पीछे- 3-3 हत्याएं, इसके दौरा पीछे- दौरा के मारना, और ये आप कहेंगे कि विपक्ष नहीं, के द्वारा इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब राजनीति- हाँ, वो पक्ष वाला नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव के टाइम में पक्ष वाला करके अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा क्या? आप खुद सोचिए। और अगर कर रहा है तो उसका भी उजागर होना चाहिए। कौन है वो पॉलिटिशियन, कौन है वो मजबूत आदमी जो इन क्रिमिनल्स के पीछे खड़ा होकर ये करवा रहा है? क्रिमिनल्स में इतना दम नहीं होता। आप देखिएगा, क्रिमिनल्स का आप गोली मारेंगे ना तो इतनी तेजी में भागेंगे वहां से मारने के बाद कि जैसे अपनी जान बचा के, तो उसमें इतना दम होता नहीं है। तो ये किसका दम है जिसके दम पे वो आके गोली चला दे रहे हैं? इसका इन्वेस्टिगेशन गहरी तौर पे होना चाहिए। पारस में देखा आपने, बिल्कुल, सुना देखा भी मैंने, होगा, देखा। देखा भी होगा कि जिस तरीके से पारस जैसे Yeah. हॉस्पिटल में, Right. खैर पारस कुछ मामलों के लिए बदनाम भी है, लेकिन पारस जैसे जहाँ सिक्योरिटी इतनी मजबूत होती है, एक बंदा अगर जाता है तो बगैर उसकी इजाज़त के अंदर जी, एंटर नहीं कर सकता। और वो 5 अपराधी बहुत आसानी से घुस जाते हैं सीसीटीवी कैमरे में, मतलब लुक लाइक अजय देवगन बन के घुसते हैं, मारते हैं, और 4 को तो भागते देखा, लेकिन एक बहुत अच्छे से टहलते हुए जाता है। ऐसी मानसिकता क्या जो अब समाज के जो युवा वर्ग है उसमें क्या शिक्षा आएगी? क्या वो अपराधी ही बनेंगे या फिर वो संस्कारी बनेंगे? जो माँ बाप चाहते हैं वो बनेंगे या अपराधी बनेंगे? रील्स हो चाहे किसी भी माध्यम से आप देखेंगे कट्टा लहराते हुए। ये यहाँ पे देखिए, ये जो पहली बात, तो वो जो 5वां बंदा आपको दिखता है कि बड़े कॉन्फिडेंस से आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है वो पता लगाने की ज़रूरत है। पता लगाने की पता की ज़रूरत है। अभी आई थिंक वो पकड़ा गया है। आई एम श्योर पुलिस अपने हिसाब से उससे जान चेहरा लेगी। भी चेंज कर लिया हाँ, उसने, कि हाँ, ये बदल लिया है, जो भी क्लीन क्या- सेव हो गया। नहीं, वो उससे चेहरा बदलने से है ना, तो सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती ना, वो पता चल जाता है। तो जो भी है, तो इसमें पहली बात तो कि उसकी कॉन्फिडेंस के पीछे राज क्या है ये निकलना चाहिए। मुझे लगता है इस पे काम। और दूसरा बात है कि देखिए, पुलिसिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए जो राजनीतिक सुपरविजन है पुलिसिंग के ऊपर, ये स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कहाँ कमजोर है देखिए, अभी दो प्रशासन? एक तो राजनीतिक सुपरविजन मुझे नहीं दिखता है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार को गृह विभाग तो नीतीश जी के पास है। नहीं, तो सुपरवाइज करना पड़ेगा उस चीज़ को, है ना। उसको किसी, अगर मान लीजिए, या तो खुद करे या किसी नेता को उसका प्रभारी बनाए कि आप इसको सुपरवाइज करिए। किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वोट लेने जाना पड़ेगा नेता को, जिम्मेदारी पब्लिक तय कर देगी नेता के साथ। वो एसपी को नहीं बोलेगी कि क्यों क्राइम हो रहा है, वो नेता को बोलेगी कि भाई तुम्हारे रहते ही इतना क्राइम हो रहा है, कर क्या, तुम क्यों वोट दें। तो इसीलिए इनकी जिम्मेदारी जब है तो इनके पास अधिकार भी है कि आप इसका सुपरविजन। दूसरा, क्या नहीं लगता कि गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है? और दूसरा आपने बताया, हाँ नहीं, वो भी दूसरा क्या है कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी सुपरवाइज करने की ज़रूरत है। अभी देखिए, बिहार पुलिस को जो जितना मैं देखा हूँ, समझा हूँ, मुझे ये लगता है कि जो सीनियर अधिकारी हैं स्पेशली उनको क्वांटिफाइबल पुलिस की तरफ ध्यान देना है। कि आपको देखना है कि जो पुलिसिंग है उसको, मतलब आप उसके हर एक पॉइंट को किस तरह से आप क्वांटिफाई करिए परफॉर्मेंस को। ऐसा नहीं क्या हमने क्राइम कम कर दिया, भाई
किया कि तो कितना किया, और सिर्फ जो किया सिर्फ कागज़ों में किया या ज़मीन पे भी प्रभाव दिखता है। और अगर पुलिसिंग ये दिखता है कि हाँ हमने ज़्यादा कम किया है, तो फिर ज़मीन पे गोलियां क्यों चल रही हैं? कुछ प्रिवेंटिव पुलिसिंग बोल के एक चीज़ होता है जिसको कि क्राइम होने से पहले रोक दिया जाए। प्रोएक्टिव पुलिसिंग बोल के एक चीज़ होता है कि किस तरह से एक्टिविटी, जो पुलिस अगर किसी एक को पकड़ता है तो उसके पीछे उसके पूरे गैंग को ख़त्म कर देने का मतलब गैंग को खत्म कर देना है, जैसे आप खुद करते रहा थे। हूँ, मैं एक को पकड़ूंगा तो उसके पीछे जितने खड़े हैं सब खत्म कर दूंगा, वो एक पे नहीं इसीलिए रुकूंगा आप एनकाउंटर नहीं, वो स्पेशलिस्ट हैं। खत्म मतलब गोली मारना नहीं होता है, लेकिन ये नहीं कि एक को पकड़ लिया मीडिया में दिखा लिया मैं एक खुश। डर का माहौल तो बनता है। नहीं, ये जरूरी, डर से ज्यादा कॉन्फिडेंस। देखिए परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो साधु लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके मन में सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी आनी चाहिए कि अगर पुलिस को देखा तो ये ना डर लगे कि हमको ही रगड़ देगा। जो कि दुर्भाग्य है कि अक्सर देखा गया है कि जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनसे जो बदतमीज़ी से पेश आना या फिर उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुन पाना या सुनना, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत है। प्लस जो बुरे लोग हैं वो चौड़ होकर घूम रहे हैं, वो भाई मैंने देखा है कुछ बुरे लोग तो राजनीति में तो हमारे इर्द गिर्द अच्छे बुरे सब लोग मिलते हैं। जी। तो अब मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ बुरे लोग हैं जो मैं जानता हूँ कि मैं एसपी होता या पुलिस होता तो पहले मैं उसको जेल में डालता, लेकिन वो आज मेरे साथ आके फोटो भी खींचा के जा रहा है। एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको भी देखता हूँ कि वो किसी भी थानेदार से बात कर लेता है उठा के, और वो कुछ काफ़ी सारे। तो मैं वही समझता हूँ कि एक साधारण आदमी को थाने पहुँचना इतना मुश्किल, और एक आदमी जो कि हो सकता है कि मैं जानता हूँ कि वो मतलब हिस्ट्री शीटर हो सकता है या कानून की नज़र में वो बेहतरीन इंसान तो नहीं है, उसका इतना ईजी कैसे एक्सेस है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पे इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और इस पर अगर काम किया जाएगा तो आई एम श्योर जो बिहार पुलिस है इसमें कोई क्षमता की कमी नहीं है, बेहतरीन काम करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है बिहार पुलिस पे, बशर्ते ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरा लैस है, उससे कुछ नहीं कोई होता। ऐसा नहीं है कि आप किसी जिले में हैं, आप राजधानी में हैं, हर चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी रहती है, और अपराधी मनोबल इस तरीके से इस कदर भरा हुआ है कि भाई प्रशासन रोक नहीं पाती है। जिले में मैम मैं बताता हूँ 200 से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होते हैं जो कि क्रिमिनली अफेक्टिव हो सकते हैं, जो क्राइम को अफेक्ट कर सकते हैं, एक जगह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब या इन्फ्लुएंस कर। 200 से ज़्यादा नहीं होते हैं बड़े से बड़े जिले में, मैं बताता हूँ 200 लोग हैं गिन के। पहले जो टॉप लीडर्स होंगे 3, 4, 5, 10 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, और बाकी उसके गुर्गे होंगे 190 मान लीजिए, उससे ज़्यादा 2 नंबर, 3, 4 नंबर वाले तो डरपोक हैं, वो तो थोड़ा सा हुक करेंगे तो भाग जाएगा, उसमें दम नहीं है। तो लेकिन अब इतने 200 लोगों को 2500 की फोर्स की एक जिले की पुलिस भी नहीं संभाल पा रही है। मतलब आप एक आदमी पे 25 आदमी बिठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक आदमी पे 25 आदमी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये मतलब आप दिमाग लगाना है। मतलब मैं बता रहा हूँ जो अधिकारी हैं, मैं खुद किया हूँ, देखिए मैं जो किया हूँ उस पर बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं करके आया हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ, मैं जिले में था एक जगह पे, तो मेरे डीजी साहब थे एक, हाँ, तो मुझसे बोलते हैं अच्छा आनंद एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास इतना इंट कहाँ से आता है, ये खबर कहाँ से आता है, तुम रोज़ हमेशा ऐसे कैसे पकड़ रहे हो इतने लोगों को, तुम घुस तो लेते नहीं हो कि तुम्हारे पास बड़े पैसे बना के रखे हो, कि तुम कोई नेटवर्क रखे हो अपने खुफिया तंत्र, मेरे से भी ऐसे इतना पैसे मैं तुमको भेजता नहीं हूँ कि तुम खुफिया अपने खबरियों को देने के लिए, तो खबर कहाँ से आते तुम्हारे पास। मैं कहा अरे सर मेरे पास इतने एम्प्लॉय हैं, इतने लोग हैं जो मेरे साथ हैं, पुलिस वाले हैं, है ना, तो उनकी ट्रेनिंग है, हम उसको बस यूज़ करें। एक सिपाही जो होता है ना, उसमें बड़ी काबिलियत होती है, वो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए, बंदूक लेके खड़े होने के लिए, पीछे पीछे घूमने के लिए या डंडा से लोगों को हड़काने के लिए नहीं होता, उसके बाद दिमाग है, वो अपना घर चला सकता है। तो एक पुलिस कांस्टेबल को भी अगर आप एम्पावर कर सकते हैं, आप उसको सही ट्रेनिंग दे सकते हैं, उस पर सुपरविजन रख सकते हैं, वो इतना कमाल कर सकता है कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने पुलिस बल को एम्पावर करिए। जितने अधिकारी हैं, स्पेशली एसपीज़ हैं, उनको चाहिए कि अपनी कांस्टेबलरी की ताकत को समझें और उनके जो टैलेंट है उनको पढ़े लिखे लड़के, आजकल इंजीनियर्स लड़के हैं जो कि आप देखिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो सिपाही बने हैं, आप उससे कितना काम करा रहे हैं। आपके घर के कार्तिकेय शर्मा IIT किए हुए हैं। नहीं चलिए आईपीएस ऑफिसर्स का छोड़ देते हैं, उनका तो एक अलग ठीक है क्राइटेरिया है, यूपीएससी क्वालिफाई किया, उनके आप मेरिट को नहीं चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन को समझने की जो काबिलियत है वो सिर्फ किसी IIT से पढ़ने से या यूपीएससी क्वालिफाई करने से नहीं होता है। तो ये एक जज्बा होना हाँ चाहिए, जज्बा तो एक जरूर चाहिए। और देखिए एक ना ये कलेक्टिव एक्सरसाइज है पुलिसिंग, जिसमें सीनियर अधिकारियों को गाइड करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें देखिए नौकरी की तरह, जैसे आपने कहा नौकरी की बात हमने 2-3 बार कही, फिर मौका नहीं मिला मैं आपको बोलूँ, पुलिस नौकरी नहीं है। IPS इज़ नॉट अ सर्विस, मतलब इट्स अ सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब। ऐसे ही बाकी जिसने भी अशोक स्तंभ अपने सर पे लगाया है, जिसके कंधे पे अशोक स्तंभ है, बेल्ट पे अशोक स्तंभ है, वो आदमी कहे कि मैं नौकरी करता हूँ पुलिस का, तो उसको इमीडिएटली नौकरी से निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। वो नौकरी करने आप नहीं आते पुलिस में यार,
सेवा करने आए। यस, आपके दम पे बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर भेज रहे हैं, आपके दम पे माँ अपने छोटे बच्चों को रास्ते में खेलने भेज रही है, आपके ही दम पे कोई बाप अपने बेटे को नौकरी करने या किसी काम को शुरू करने के लिए कह रहा है, आपके दम पे वो बिहार का बच्चा जो बाहर है वो आके यहाँ कुछ काम करने की प्रयास कर रहा है, आपके दम पे हर वो डीएम, हर वो अधिकारी अपना एक ऑर्डर निकालता है कि मेरे ऑर्डर का पालन होगा। आपके दम पे लोग सोचते हैं कि आज मैं रात को सो सकता हूँ, और इस बात को अगर आप नहीं समझते, आपको लगता है बस नौकरी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ वर्दी नहीं पहने, फिर आप लुंगी पहन के भी चलिए तो एक ही बात है, उसका वर्दी पहनना कोई मतलब नहीं है। तो मुझे स्पेशली इस बात का लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट में अगर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसके ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए, फिर आपका कुछ ठीक नहीं है। एक सवाल और है मेरा कि आप बताइए कि अब आप विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं, विधानसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आपको आपके लिए कोई ऑफर वगैरह है? कोई नहीं, ऑफर नहीं मैडम, कोई लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वो हो सकता है कि मैं बीजेपी में शामिल हूँ, वो बाद की बात है ना, वो हो सकता है। नहीं आप बताइए। नहीं, अगर होगा, देखिए मैं कैसे, क्या लगता है कि आपकी दिली इच्छा बीजेपी है? बीजेपी कोई बस नहीं है क्या आपको चल रही है मैं जाके चढ़ जाऊंगा, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके काम करने का तरीका है ना, अच्छा लगता है उसके काम करने का बिल्कुल तरीका, स्ट्रक्चर तरीका है, तरीके से काम करते हैं, प्रिंसिपल्स फिर भी हैं, कुछ आइडियोलॉजीज हैं जिसको लेके चलते हैं। अब ये कुछ लोगों से पार्टी की आइडियोलॉजी को मत तय करिए, कुछ लोग बोले, कुछ लोग हो सके हर दल में होते हैं जो अपने स्वार्थ में पार्टी को यूज कर रहे हैं, तो उनसे आप आइडियोलॉजी मत तय करिए। लेकिन वो जो पार्टी बनी थी, जब बना था तब की आइडियोलॉजी, जो इसके बैकग्राउंड में जो धरातल जो है इसकी आइडियोलॉजी, वो वही आइडियोलॉजी है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ मैं बीजेपी को, कि आपका एक चरित्र है ना, एक चरित्र है जो कि राष्ट्र प्रेम से प्रेरित है। तो वो जो एक भाव है, एक देखिए जनरली वर्दी वालों को किसी को भी ये भाव थोड़ा पसंद आता है, और मेरा जो एप्टीट्यूड रहा है वो एक संघ से बाल स्वयं सेवक रहा हूँ, तो एक नेचुरल चॉइस है। आप जो चुनाव की बात कर रही हैं तो मेरी कहीं किसी से बात नहीं हुई है। अगर मैं भाजपा ज्वाइन करता भी हूँ, है ना, या मुझे ज्वाइन कराया जाता है, अगर ये कहा जाए मैं कौन होता हूँ करने वाला, मुझे अगर ज्वाइन कराया जाए तो मैं एक कार्यकर्ता भाव से जुड़ता हूँ ना। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि मुझे भाजपा चाहे कार्यकर्ता बनाए, चाहे मुझे वो नेता बनाए, चाहे प्रत्याशी बनाए, वो डिसाइड करेंगे, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। मतलब कि आपको अगर भाजपा ने अपने में शामिल कर लिया तो उनका जो डिसीजन होगा वो सर्वमान होगा, 100% सर्वमान होगा। और भाजपा जिसको टिकट देती है, जिसको कहती है और मुझे कहती है कि तुम प्रचारक की तरह काम करो, आप जाओ वहाँ पे कार्यकर्ता की तरह लगो, मैं लगूंगा। फिर आपको भी मार लग जाएगा कहीं और, तो आप कहिएगा कि मनीष कश्यप की तरह आपको भी मार लगा, फिर पार्टी छोड़ दीजिएगा, फिर तो बीजेपी की बदनामी होगी ना। ऐसा नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप एक बात देखिए मैडम, हाँ आपको लग रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं अस्थिरता, हाँ मुझ में ही स्थिरता है, मैं जहाँ से आया था मैं वहीं रुकना चाहता हूँ बार बार, है ना, भटकना नहीं चाहते, नहीं चाहता, मैं नहीं भटकूंगा। मैं बताता हूँ, मैं बताया मेरा ध्येय बड़ा क्लियर है ना। मैं भाजपा का जो सोच है, जो विचारधारा है ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे प्रतीत होता है, आपको अलग प्रतीत हो सकता है, कि वो इस देश के इतिहास के इस खंड में वो सही विचारधारा है, सही विचार। हाँ, तो इसीलिए मैं इतने दम से सपोर्ट में रहता हूँ हमेशा, और इसीलिए मैं बार बार, मैं देखिए मेरे पास ऑफर्स की कमी नहीं है ना, बाकी सारे दल, बहुत सारे दल हैं, उनका धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूँ, ये नहीं कि वो छोटे हैं, उनका कृतज्ञ हूँ मैं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, कि मुझे अप्रोच किया और वो ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ हाथ जुड़िए, हमारे से चुनाव लड़िए, हमारे सरकार में बनिए, हमारे संगठन में हिस्सा लीजिए। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ऐसा सोचा। किसने नहीं, सभी ने, लगभग सब ने। अच्छा, तो एक और सवाल है हमारा, क्या तेजस्वी यादव जो महागठबंधन की टीम है, तेजस्वी यादव आपको मुख्यमंत्री बिहार के, चूंकि अब एक सर्वे में आया है कि मुख्यमंत्री के तौर पे उनको भी देखा जा रहा है, तो तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? और कहीं गठबंधन ने आपको ऑफर दिया तो क्या आप उस ऑफर को, देखिए गठबंधन लेंगे या गठबंधन की बात नहीं कहूँगा मैं, लेकिन देखिए ऑफर्स मैं बता रहा हूँ, मुझे ऑफर्स हर जगह से है, हर जगह से हाँ, हैं। तो इसके लिए मेरे ऑफर्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर मैं क्या अपने चरित्र को से बेच देने आया हूँ एक एमएलए के टिकट के लिए? ये बात समझने की, आप बेचने नहीं आया हूँ, मैं लेने आया हूँ, मैं लेने नहीं आया हूँ, ये बात मैं बार बार समझा रहा हूँ। लोग जबरदस्ती मेरे सर पे पीछे पड़ो, मैं टिकट ले लो, चुनाव लड़ लो, भैया नहीं करना है, आप बिहार बनाओ ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप बताइए, आप मुझे यूज़ करिए ना अपने काम में, डेवलपमेंट काम में आपके साथ खड़ा हूँ, बस बिहार बनना चाहिए। मेरा सारा लड़ाई है इस बात का कि वो क्षेत्र में जब बाहर जाके बोलूँ बिहारी हूँ तो मुझे गर्व होना चाहिए, उस अगले को भी वो रिस्पेक्ट आना चाहिए कि अरे वाह आप बिहार से आते हैं। एक वर्ड बहुत बिहार में चर्चा का विषय होता है,
लोकप्रियता के मामले में चिराग पासवान का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। तेजस्वी के अगर देखा जाए इधर उधर तो चिराग पासवान का जिक्र होता है, जहाँ भी जाती हूँ चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं। नरेंद्र मोदी के अपने आप को भक्त हनुमान के रूप में प्रेजेंट करते हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी आने वाले वक्त में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि ये बिहारी युवा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पे चिराग पासवान को देखना चाहिए देखिए या नहीं? राजनीति ना संभावनाओं की जगह है ना। ये संभावनाओं पे कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, मैं बता रहा हूँ राजनीति में। आप कैसे देखते हैं चिराग पासवान? नहीं, ये डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग लीडर है ना, एक प्रॉमिसिंग लीडर है, अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं, एक पॉजिटिव चेहरा है बिहार के, तो डेफिनेटली मैं उनको बहुत ही सकारात्मक तौर पे देखता हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं। आपने इसके पहले तेजस्वी जी के बारे में पूछा था, है ना, जो छूट गया, तो तेजस्वी जी को मैं एक स्ट्रगलिंग युवा की तरफ देख रहा हूँ। स्ट्रगलिंग युवा? हाँ, स्ट्रगलिंग है, क्योंकि उनको चाहिए पद चाहिए। MY समीकरण को लेके चलते हैं, अपने पिता के दिए हुए कहते हैं कि राजा का बेटा राजा, तो ये पद उनको मिला हुआ है। अब समीकरण बी, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब बी का समीकरण चलेगा, बिहार और बिहारी का। तेजस्वी कुछ नहीं चलेगा, ये सब तेजस्वी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आप देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ, जो लोग महागठबंधन, आपने अभी कहा कि महागठबंधन और NDA ये दोनों में लड़ाई है। नहीं, गठबंधन में है, तेजस्वी जी उसमें से कहाँ से आ गए? और भी तो लोग हैं। तेजस्वी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी के कारण से गठबंधन कमजोर पड़ेगा, महागठबंधन कमजोर पड़ जाएगा, बिल्कुल कमजोर। देखिए, आप समझिए, जो युवा आज रोजगार खोज रहा है, आप समझिए कि एक परिवार जहाँ पे दो मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी तरह से संपन्नता रही है, उस परिवार ने जब शिक्षा को प्रधानता नहीं दी, उस परिवार ने मतलब अपने दम पे संपन्नता को प्रधानता नहीं दी, वो आपकी नौकरी की बात कर सकते हैं, वो आपकी नौकरी करवा नहीं सकते, वो आपको संपन्नता कहाँ से देंगे? ये नॉर्मल कॉमन सेंस है, जो जनता नहीं समझ रही है, हमारी जो बिहार के बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वो सब सिर्फ सरनेम के ऊपर जा रहे हैं या ऐसी बात जा रहे हैं। मेरे भाई, आपको समझना पड़ेगा कि उस सरनेम से आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आपकी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा, सिर्फ इस एक जन का गुणगान करने से आपके पिताजी की खेती बेहतर नहीं हो सकती, आपकी बहन सुरक्षित रहे उसके ससुराल में नहीं हो आवाज तो उठा दी ना, 17 महीने में नौकरी दिलवा दी। अच्छा, इतने उसके बाद 90 से लेके 2005 तक सरकार में थे, उसकी गिनती करवाई तो जाए। पिता थे ना, कोई पिता और पुत्र में फर्क होता है ना। उसी पिता का वो तो लेगेसी कैरी करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्या बर्तन मांजने वाली का बेटा IPS बन सकता है, IAS बन सकता है? तो क्या अगर आप कहते हैं कि एक अपराधी का बेटा स्वच्छ समाज का निर्माण क्यों नहीं कर सकता? नहीं, देखिए, इसमें मैं अपराधी, मैं लालू प्रसाद यादव के बारे में नहीं बता रही, सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने ही चारों घोटाला में अपने आप को नहीं झोंका था, चूंकि वो कैप्टन थे। यहाँ तक बात आती है कि भाई उस समय जगन्नाथ मिश्रा जी भी और कई लोग चारा घोटाला में शामिल थे, लेकिन नाम किसी का सबसे ज्यादा उछाला जाता है तो वो है लालू प्रसाद यादव, और ये भी कहा जाता है नौमी फेल। तो क्या आपको लगता है इस तरीके की बातें किसी को बहुत नीचे तक ले जाना, और जब वो बिहारी युवा है आज के डेट में, तो युवा वर्ग है तेजस्वी यादव, और ये भी माई बहन योजना, उसके बाद में 200 बिजली यूनिट फ्री, नीतीश जी के से वो काम करवा रहे हैं जो नीतीश जी कभी किए नहीं। बिजली फ्री नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि मैं बिजली फ्री करूंगा, लेकिन देखिए विडंबना ऐसी है कि बिजली फ्री हो गया। देखिए, और पेंशन योजना भी आप देखिए कि तेजस्वी ने कहा और 1100 रुपया मिलने लगा। देखिए, क्या होता है ना कि जब आप कभी कभी को होता है, आपको प्रिव्यू होते हैं, कुछ नेता लोग क्या करते हैं पता है, देखेंगे कि धरना देने बैठ जाएंगे एक रोड के ऊपर। अच्छा, ये रोड बनाना तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। वो नहीं, मतलब रोड बनवाने के लिए, रोड खराब है, हम धरना देने बैठ गए, पता है उसको पीछे से पता चल गया होता है कि इसका प्रपोजल पास हो गया है, सही बात है, हाँ, और ये होने वाला है, ठीक। तो जब पता चल जाता है तो नेताजी जाके बैठ जाते हैं, और फिर पब्लिक को लगता है ये नेताजी यहाँ बैठे थे इसीलिए रोड बना है। मतलब कि ये पहले से उन लोगों को प्लानिंग पता रहती है। तो क्या होता है, जैसे आपने बताया तेजस्वी जी के बारे में, पहली बात मैं कहूँगा कि
तेजस्वी जी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, किसी नेता के बारे में किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सभी अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। आप बुरा अपने कामों से बनते हैं, आपकी पॉलिसी से, आपके विजन से आप अच्छे बुरे बनते हैं। आपका विजन क्या है? आपका जो विजन है, आपने जो माई बहन योजना की बात की, आप करेंगे कैसे? आप उसका बजटरी एलोकेशन आप कैसे करेंगे वो ज़रा सा बताया जाए। आप पैसे इतने लाएंगे कहाँ से ये बताया जाए। आपने पहले ऐसा इस चीज़ को कभी सोचा था क्या? ये कहाँ से इंस्पायर्ड हो कि आपको दिखा कि झारखंड में ऐसा कुछ किया गया, हाँ तो उसका हिट हो गया, यहाँ भी हम हिट कर देंगे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली जो पॉलिटिक्स है ना, इस पे मत करिए। तो प्रशांत किशोर लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। नहीं, मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट प्रशांत जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, किसी के बारे में नहीं बोल रहा। ये सत्यता होनी चाहिए कि नेता में। आप अपने ही लोगों को ठग रहे हैं यार। वो लोग जिसने आपको अपना माई बाप मान लिया है, जो आपके नाम पे जान देने को तैयार है, आप उसको झूठे सपने मत दिखाइए। ये कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी दल की बात कर रहा हूँ। और देखिए वो इंडिविजुअली नेता, जितने भी लोग आज युवा नेता, जो आप अगर उनको युवा नेता मानते हैं, जो युवा जुड़ रहे हैं, आप में इतनी दम होना चाहिए, आप में रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए कि पब्लिकली नहीं तो कान में तो कह दीजिए कि भैया ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ये गलत जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर कोई चीज़ गलत जा रहा है तो फिर आप में दम होना चाहिए कि आप उस जगह को छोड़ सकें। आपको प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? नहीं, अच्छा है, घमंडी देखिए, लगते he's- हैं हाँ? या महत्वाकांक्षी लगते हैं, या फिर जबकि उनको सारी बात, जैसे आपने कहा कि पहले से पता होता है कि ये चीज़ें पास होनी है, तो प्रशांत किशोर जी जब बीजेपी के करता धरता चाणक्य समझ लीजिए वो बने हुए थे, फिर नीतीश बाबू के बने हुए थे, उप मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख रहे थे, अब वो उन्होंने अपनी पार्टी भी रखी है, फिर सत्र भी चलता है, यहाँ हंगामा भी करते हैं, तो ऐसा क्या उनको क्लू मिला जो वो इस तरीके का काम कर रहे हैं? क्या ये स्वाभिमानी है नहीं, या खुद ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री बनने की चाहत? देखिए ये ज़रूर आपको मानना पड़ेगा कि प्रशांत जी इतनी राजनीति को समझते हैं बारीकी से और मजबूती से। अभी आज के दिन में बहुत कम लोग हैं जो कि इसको समझते हैं, तो इसके लिए उनको क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट देना हाँ, क्रेडिट देना चाहिए भाई। गुण तो गुण है ना, वो किसी में है, गुण तो गुण है। तो दारू खोल देंगे, ये भी गुण है ना। देखिए अब ये मतलब कि भाई बिहार में जैसे ये उनकी गवर्नमेंट की सरकार, पॉलिसीज देखिए, मान लीजिए अब दारू बेचूंगा मैं, नहीं, बताता और हूँ। उनके कार में भी दारू बिकने लगा, मतलब नहीं, ऐसा आते नहीं। ही प्रचार नहीं, करते नहीं, ही अब ये तो गलत नैरेटिव्स उनकी क्रिएट गाड़ी कर रहे हैं। में दारू ये का narratives से जखीरा बच- निकला। मैं बताता ये हूँ। कौन किया? नहीं, प्रशांत जी तो नहीं किए कम से कम। लेकिन आप देखिए ये क्या होता है कि हर एक आदमी जो राजनीति करता है अभी से ही दारू बेच रहे हैं। अपने कुछ मैनिफेस्टो आगे करते अच्छा, हैं। दारू तो अगर बेचने प्रशांत, हाँ सुनिए मेरी बात, अगर प्रशांत जी कहते हैं कि मैं दारू शुरू कर दूंगा, है ना, या नीतीश जी कहता है मैं दारू नहीं शुरू होने दूंगा, तो जनता को डिसाइड करना है कि दारू शुरू होना चाहिए कि दारू नहीं शुरू होना चाहिए। 50% महिलाओं की आबादी है। हाँ, तो अब महिलाएं डिसाइड करेंगी उनको क्या चाहिए। यही तो देखिए, ये दोनों पक्ष सामने रख दिए गए चुनाव में। एक पक्ष कहता है कि हम तो दारू नहीं शुरू होने देंगे, और एक पक्ष कहता है कि हम दारू शुरू कर देंगे। तो अब जनता डिसाइड तो आप करेगी किस, क्या करना मतलब जनता, आप भी हम भी एक जनता ही हैं, हम आपसे सवाल करते हैं, क्या दारू बिकना चाहिए बिहार में? देखिए मैं मानता हूँ जो अपराध की दारू घटना, पे कंट्रोल बेहतर होना चाहिए। बेहतर। दारू बंद जो दारू बंद है, अगर दारू रेगुलेटेड तो होना चाहिए। देखिए कि एक्साइज डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया, आप ये समझिए। दारू बंद करने के लिए नहीं, दारू की जो सेल है या खपत है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया कि उसका गलत मिसयूज ना हो, या लोगों की अगर ज़रूरत, देखिए आज से नहीं, कई आदिकाल से लोग दारू मतलब कि शराब या सुरा जिसकी आप बात करते हैं, सोमरस की भी बात हुई है। मैं शराब बोल सकती हूँ, मैंने बिहारी लैंग्वेज यूज किया कि दारू। हाँ, दारू शराब जो भी कह लीजिए। तो ये है कि अगर बंद है तो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये बात, हाँ, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बंद है तो बंद है, फिर नहीं मिलना चाहिए। या आपको पार्शियल स्पेस देना है कि मान लीजिए कोई होटल्स हैं, कोई रेस्टोरेंट्स हैं, या कोई बड़े जैसे गोवा में देखा जैसे जाता हैं, या है तो कि आप भाई पर्सनली ले सकते हैं। क्वांटिटी क्या हाँ, है, नहीं है, या ये और एक सब चीज़ हो चीजें। सकता है कि मान लीजिए आपके ऊपर ये पाबंदी हो कि अगर पब्लिकली दारू पिए पकड़े गए तो फिर आपको जेल हो जाएगा। मतलब आप पब्लिक कंजम्पशन नॉट अलाउड, आप पी के पब्लिक में नहीं आ सकते, नॉट अलाउड। दारू पी के अगर हंगामा करते हैं या कुछ रिपोर्ट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो आप पे कड़ा से कड़ा कानून और आपके लिए बनाया जाए। तो इस तरह से भी ये कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है कि सीधा बैन, बंद, प्रोहिबिशन। लेकिन अगर प्रोहिबिशन को इम्प्लीमेंट करना, आज तक कहीं भी आप उठा के इतिहास, जो लॉ एंड ऑर्डर या इसका एग्जीक्यूशन का, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का इतिहास देखेंगे, तो प्रोहिबिशन 100% सक्सेसफुल कहीं नहीं हो पाया ठीक से। ये मुश्किल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि दारू, देखिए स्वामी विवेकानंद कहे कि वट एवर मेक्स यू वीक इट्स सिन। दारू पी के आप कमज़ोर होते हैं, गलत काम करते हैं तो खराब है।
दारू बंद होने से एक तो फायदा है, ये फायदा ये है कि लोगों में वो डर तो है ना कि आप दारू पी के अगर निकल गए दिख गए तो भैया अच्छे सुटा जाओगे। हाँ। घर में जाके ज्यादा बदमाशी की, बीवी ने कंप्लेन कर दिया तो हाँ। बढ़िया से रगड़ा जाओगे। ये तो चीज़। ये जो डर है कम से कम समाज में थोड़ी सी व्यवस्था तो ठीक है उसके कारण से, नहीं तो आप आप मानते हैं कि थोड़ी सी व्यवस्था नहीं, चाहिए? ये तो ठीक है, मैं तो मानना पड़ेगा। महिलाएं रात में घूम बिल्कुल, सकती हैं। बिल्कुल नहीं तो आपको दारू पी के रास्ते में जो अभी भी दिख रहा है, अभी क्योंकि अब इसके एग्जीक्यूशन पे काम करने की जरूरत है। जो नहीं होने के कारण से प्रशांत जी को या किसी और को मौका मिल रहा है बोलने का कि भाई इससे अच्छा तो तुम दारू उठा ही दो, अगर आप बैन करके नहीं इम्प्लीमेंट करते इससे अच्छा हटा ही दो। घर में अगर शराब कोई लाता है पीता है तो वो एक उस पे कोई कानून नहीं बननी चाहिए, लेकिन हाँ सड़कों पे जिस तरीके से लफंगे घूमते हैं, हाँ रोड पे दारू बिकेगा तो महिलाएं और बच्चे असुरक्षित होंगे, खास करके छात्राएं जो अनकंफर्टेबल फील करेंगी। तो इस इम्प्लीमेंट पे आप क्या कहेंगे? भाई नीतीश के इस इम्प्लीमेंट ने कई महिलाओं का दिल जीता है। बिल्कुल, और देखिए उस पे आप सवाल खड़ा कहीं ना नहीं, सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। जब उन्होंने किया वो जरूरत था बिहार का, ये मानना पड़ेगा, वो हिस्टोरिकली इट वाज नीडेड। इस कदर हो गया था, मैं तो खुद देखा था ना ये चीज, आप ट्रेन में चले जाइए, सड़क पे चलिए, गाँव में चलिए, अति हो गया था। उस इतिहास के उस टाइम पे जब नीतीश जी ने ये स्टेप उठाया, शानदार स्टेप उठाया, बहुत ज़रूरी था, उनको दुआएं मिली हैं बहुत लोगों की, और सिर्फ महिलाएं क्यों, पुरुष को भी, हम जैसे लोग जो दारू नहीं पीते या दारू वालों के करीब रहने आप दारू नहीं पीते? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, बहुत असहज महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो मतलब हम तो बहुत खुश हैं, हमारे लिए तो मतलब दारू से जितना दूर रहा उतना मुझे पर्सनली, या ऐसे लोग खुश हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसके चलते क्या हो रहा है कि आप गलत दारू जो है बिकने लगा मार्केट में, है ना, उसके चलते लोग मर रहे हैं खराब शराब पी के, या उसके अलावा भी आप एक ऐसा नेटवर्क खड़ा हो गया जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहा है। आपको पता भी है कि दारू पीने से कई एक्सीडेंट के केसेस आपको नजर आते हैं, वो बिहार में कम हो गए हैं, कम हुए हैं, डरते हैं बिल्कुल लोग। ये सब फायदे हैं। बस यही है कि इसके जो दुरुपयोग हो रहा है कि मतलब एक अलग सिंडिकेट शुरू हो गया है, ये दारू बेचने का एक अलग इलीगल नेटवर्क खड़ा हो गया जो कि पूरा क्राइम के साथ जुड़ा हुआ वो नेटवर्क है, जो दारू बेचता हुआ हथियार भी बेच रहा है, वो क्राइम भी कर रहा है। आनंद मिश्रा क्या करेंगे? नहीं देखिए, मेरा पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं, अभी के लेवल पे, आप पर्सनली, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरा मानना है कि दारू रेगुलेटेड होना चाहिए।